हेलो हाय नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका एजुकेशन ग्लोबल क्लासेस में। और जैसा कि आपसे हमने कहा था कि आज हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का। तो आज हम पहला वीडियो है हमारा और आज हम पहले चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं जो कि वास्तविक संख्या, जिसे इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। तो आज इसका पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आए सभी बच्चे देखें। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करिए। तो अभाज्य गुणनखंड को करने से पहले हम समझ लें कि यह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो अभाज्य संख्या मैंने लिखा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं जो स्वयं से डिवाइड हो या फिर 1 से डिवाइड हो। जैसे कि मैंने कहा 2 है, 2 में अगर मैं डिवाइड देना चाहता हूं, भाग देना चाहता हूं, या तो 1 से जाएगा पूर्णतः डिवाइड या फिर 2 से जाएगा। अगली संख्या मैंने लिया 3 में या तो 1 से डिवाइड जाएगा पूर्णतः या 3 से जाएगा। अगली संख्या ले ली मैंने 5, तो 5 में 1 से जाएगा या फिर 5 से जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अभाज्य संख्या, जिसे हम इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं, वो क्या होते हैं जिनके केवल और केवल 2 ही फैक्टर हो सके, जिनके केवल और केवल 2 ही गुणनखंड हो सके, वे संख्याएं हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो उन्हीं संख्याओं से हमें इनके गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो हम ज्ञात करते हैं, आगे हम समझते हैं। देखते हैं इस पहली संख्या को। पहली संख्या है हमारी 10। इसके करते हैं अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड ये हमने संख्या ले ली 10 और 10 का करते हैं अभाज्य गुणनखंड। सबसे छोटी संख्या होती है हमारी अभाज्य संख्या, वो होती है 2। तो 2 से देते हैं सबसे पहले। 2 से दिया, इसमें जाएगा 5 टाइम और 5 से जाएगा 1 टाइम। तो कुल मिलाकर जो 10 का गुणनखंड हुआ वो हुआ 2 × 5। इट इज वेरी इजी। सेकंड वाले को देखते हैं। यहां पर हम करते हैं 156 का गुणनखंड। 2 से देंगे, इधर जाएगा 1 में जाएगा नहीं, 15 में देंगे जाएगा 7 बार, और 1 बचा 16, 16 में जाएगा 8 बार। 2 से फिर देते हैं यहाँ पर, तो 7 में जाएगा 3 बार, और 1 बचेगा 18, 18 में जाएगा आपका 2 से 9 बार। अब 2 से जाने वाला नहीं, क्योंकि लास्ट अंक है हमारा 9, और 9 2 से डिवाइड होगा नहीं क्योंकि विषम संख्या है। तो अब देते हैं 3 से, क्योंकि 2 से जो अगली संख्या है होगी जो हमारी आवाज वो होती है 3 से देंगे 1, और 9 में देंगे तो 3। अब 13 स्वयं में एक प्राइम नंबर है तो उसी से देंगे। तो ये तो 156 का जो अभाज्य गुणनखंड आया वो आया 2 × 2 × 3 × 13। क्लियर। हम इस संख्या को और देख लेते हैं। ये हमारा 3825 करते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर हम अगर 2 से डिवाइड देना चाहें इसमें तो जाएगा नहीं, क्योंकि लास्ट अंक 5 है और 5 हमारी विषम संख्या होती है। विषम संख्या से नहीं जाएगा इसमें डिवाइड। तो 3 से चेक करते हैं 3 से जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे हमने दिया 3 से 3 में जाएगा 1 टाइम, और 8 में जाएगा 2 टाइम, और 2 इधर आ जाएगा तो जाएगा 7 टाइम, और 1 आएगा तो 1 में जाएगा यानी 15 हो जाएगा, 15 में जाएगा 5 टाइम। क्लियर। फिर से देखते हैं 3 से। तो 3 से इधर 1 में जाएगा नहीं तो 12 में देंगे, 12 में यानी कि 3 से 1 में जाएगा नहीं तो 12 में देंगे, और 12 में चला जाएगा 4। 7 में जाएगा 2 बार, और 1 इधर आया 15 में 5 बार। ठीक है। तो अगर आगे जा सकता है कि नहीं, एक बार और चेक कर लेते हैं। 3 से देंगे 4 में एक बार चला जाएगा, एक बार 12 में जाएगा लेकिन 5 में जाएगा नहीं। इसका मतलब हमें दूसरी अभाज्य संख्या लेनी पड़ेगी, वो है हमारी 3 से अगली अभाज्य संख्या होती है 5। तो 5 से देते हैं। 5 से जाएगा 4 में जाएगा नहीं तो कितने में देंगे, 42 में देंगे, और 42 में जाएगा 8 बार। 2 बचा 25, और 25 में जाएगा 5 बार। फिर 5 से देते हैं। तो 5 से 8 में जाएगा 1 बार, और 3 बचेगा इधर, तो ये हो जाएगा 35, और 35 में जाता है 7 बार। बचा कितना 17। तो अब 5 से भी नहीं जाने वाला, 17 अपने आप में एक अभाज्य संख्या है तो 17 से ही देंगे। तो 17 से जाएगा 1 बार। तो जो हमारा 3825 है ना, उसका जो अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 3 × 3 × 5 × 5 × 7। क्लियर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। 3 और 3 को 2 बार लिखा हुआ है तो इसको 3 की घात 2 लिख दो। यहाँ 5 और 5 2 बार लिखा हुआ है, इसको 5 की घात 2 लिख दो। पीछे 17 अकेला है तो इसको ऐसे लिख दो। तो यहाँ पर हमें समझ में आ गया कि किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड कैसे किया जाता है और हम कैसे लिख सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी पहले वाले क्वेश्चन के मैंने 3 पार्ट करा दिए थे आपको, जो 2 क्वेश्चन रह गए थे आप उन्हें होमवर्क में करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या पूछा गया है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणा में एलसीएम। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार करना है हमें ये। तो यहाँ पर दो संख्या है हमारे पास 26 और 91। क्या निकालना है इनका, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है और उसके बाद जांच करनी है कि दोनों संख्याओं का गुणा एचसीएफ गुणा में एलसीएम के बराबर होता है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले इसके हमें करने होंगे अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पे लिखते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर हम 26 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ लिख लेंगे और 91 का यहाँ लिख लेंगे, फिर इसके बाद आगे की प्रक्रिया करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा 26, तो 26 का गुणनखंड देख लें क्या होता है। 2 से देंगे तो 2 से चला जाएगा, एक बार उसमें जाएगा और फिर 13 में तो 13 से जाता है। तो 26 के जो अभाज्य गुणनखंड आए वो आया 2 × 30 यानी कि 2 गुणा में 13। अब हम करते हैं 91 का गुणनखंड। 91 का कितना आया, तो हमें पता है लास्ट में एक है विषम संख्या, 2 से तो जाने वाला नहीं है, तो फिर किससे जाएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर ये 3 से भी नहीं जाने वाला क्योंकि लास्ट में 1 है और नहीं जाएगा। 7 से देखते हैं, 7 से जाएगा, 7 × 7 बचेगा 2 इधर और 7 × 21, ये हो गया 13 और 13 से जाएगा 1, यानी कि 91 का जो गुणनखंड आएगा, फैक्टर आएगा, वो आएगा तुम्हारा 7 × 30। क्लियर। पूछा क्या था, एचसीएफ और एलसीएम। तो यहाँ पर हम निकालते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों में मिल जाए। तो दोनों में क्या मिल रहा है, देखिए दोनों में मिल रहा है हमें 13। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा एचसीएफ 13, ठीक है। और तो इसके अलावा कुछ भी नहीं था, ठीक है। अब निकालते हैं हम एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखते हैं अभी इसका यहाँ पर क्या आना है, इसको बोलते हैं लासा। तो यहाँ पर क्या है कि जो मिल गया उसको भी ले लो और जो रह गया उसको भी ले लो। तो जैसे कि हमें 13 तो मिल ही गया था, उसके बाद क्या रह गया, 2 रह गया ऊपर और रह गया 7। कर दो यहाँ पर मल्टीप्लाई, 13 दूनी 26 और 26 का कर दो 7 से मल्टीप्लाई, 7 7 × 42 कर दो, यहाँ से 4, 7 दूनी 14, 14, यानी कि इसका जो एचसीएफ आएगा वो आ जाएगा 182। क्लियर। अभी हमें क्या करना है, हमें करनी है जांच कर लेते हैं क्या इसकी जांच ठीक आ रही है या नहीं। तो जांच करते हैं फिर जांच। तो जांच में हमें क्या देखना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होना चाहिए एचसीएफ गुणा में एलसीएम। तो करते हैं, यहां पे लिखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होना चाहिए एचसीएफ गुणा में एलसीएम के, ठीक है। तो यहां पर दोनों संख्याओं का गुणा, तो दोनों संख्याएं क्या है हमारी, एक 26 है, दूसरा 91 है। 26 और 91। एचसीएफ कितना निकला है, 13। एचसीएफ कितना निकला है, 13। तो हम यहाँ लिख लेंगे एचसीएफ की जगह 13 और एलसीएम है हमारा 182। तो यहाँ मैंने लिख दिया 182। इधर दोनों का मल्टीप्लाई करना है, इधर दोनों का मल्टीप्लाई करना है। दोनों अगर गुणा करने मल्टीप्लाई करने के बाद बराबर आ जाते हैं तो हमारी जांच सही है और जो हमने किया है वो भी बिल्कुल ठीक है। तो कर लेते हैं मल्टीप्लाई। यहाँ पे करेंगे 26 का गुणा करना है हमें 91 से, तो कर दे गुणा। ये आ जाएगा आपका 6, ये आ जाएगा 2, 9 × 54 का 4, हासिल 5 और 9 दूनी 18, 18 5 23, 6 3 2, यानी कि कितना आएगा 2366। इनका भी दोनों का गुणा करके देख लें तो कितना है, 13 गुणा में 182। तो 13 दूनी 26 का 6, हासिल आएगा आपका 2 और 13 8 104। 104 में आप दो जोड़ दोगे तो 106। तो यहाँ पर हम 6 लिख देंगे, कैरी लिख देंगे 10 और 13 × 13 और 13 में 10 जोड़ोगे तो 23। तो कितना आया 2366, जो कि दोनों ही साइड बराबर आ रही है। और मैंने कहा था कि जांच करते समय अगर दोनों साइड बराबर आ जाएं तो वो हमारी जांच सत्य है और हम यहाँ पर सिद्ध कर चुके हैं, प्रूव कर चुके हैं। आप
लिख दें। ठीक है, तो सर आइए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट में हमारी जो दूसरी संख्या है 510 और 92। तो 510 और 92 में देखते हैं, इसके लिए अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अभाज्य गुणनखंड तो करते हैं 510 और 92 के अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पे लिखा मैंने 510 और इधर लिख लिया 92। पिछली बार की तरह इसके भी गुणनखंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा 510 का गुणनखंड करते हैं। तो 2 से देंगे सबसे पहले, 2 से जाएगा 2 बार और 1 इधर आ जाएगा। 11 में कितनी बार जाएगा? 2 से जाएगा 5 बार और 1 इधर आ जाएगा 10, 10 में जाता है 5 बार। क्लियर? 2 से तो जाने वाला नहीं है क्योंकि लास्ट में आ गया 5 और 5 है विषम संख्या। विषम संख्या 2 से डिवाइड नहीं होगी। आगे देखते हैं, 3 से चेक करते हैं। क्या 3 से जाएगा? 3 से जाएगा 1 टाइम, नहीं सॉरी इसमें नहीं जाएगा 1 टाइम। और 25 में जाएगा आपका 8 टाइम और 1 इधर आ जाएगा 15 में जाएगा 12 टाइम। क्लियर? फिर 3 से चेक करते हैं। 3 से जाएगा इसमें आपका 3 से 2 टाइम यानी 3 से डिवाइड नहीं हो पाएगा क्योंकि आप देखें 3 से जाएगा 2 टाइम और फिर क्या बचेगा 2 इधर 25 3 से नहीं होगा तो 5 से करते हैं। तो 5 से जाना है इसमें 1 टाइम और इधर आ जाएगा हमारा 3 और 3 से हो जाएगा कितना 35 यानी कि 35 और 35 में जाएगा 7 बार। और 17 तो आपको पता ही है कि स्वयं अभाज्य संख्या है और 17 से ही डिवाइड होगा। तो यहाँ पे यानी कि 510 का जो गुणनखंड आया वो आया 2 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 17। क्लियर? इसी तरीके से हम निकालते हैं 92 का कि 92 का क्या होगा। यहां मैंने दूसरी संख्या लिख ली 92। 2 से देंगे इसमें जाएगा 4 टाइम यानी कि 4 बार और इधर आ जाएगा 12 और 12 में जाना है आपका 6 बार। 2 से फिर कर लेते हैं और इधर जाएगा 2 बार और इधर जाएगा इसमें 3 बार और 23 से जाएगा 1 बार। क्लियर? तो ये हो गया 92 का फैक्टर। तो मैं यहां लिख लेता हूं 2 मल्टीप्लाई 35। क्लियर? तो अभी क्या निकालना है? एचसीएफ और एलसीएम। तो हम निकालते हैं यहां पर एचसीएफ और निकालना है एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ का मतलब जो दोनों में कॉमन मिल जाए, दोनों संख्याओं के गुणनखंड में जो चीज हमें कॉमन मिल जाए वही एचसीएफ है। और एलसीएम यानी जो दोनों में मिल गया वो भी और न मिला वो भी। तो रखते हैं फिर यहाँ पर दोनों में हमें क्या मिलता है। यहाँ पर देखा तो 2 ही कॉमन मिला है और कुछ मिल रहा है 3 है नहीं है 3, 5 है नहीं है 7 नहीं है। तो क्या होगा? केवल और केवल हमारा 2 हो जाएगा इसका एचसीएफ। क्लियर? अभी मैंने निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम में 2 तो मुझे कॉमन मिल गया था। ऊपर वाली लाइन में मेरा क्या रह गया इसको देखते हैं। ऊपर वाली लाइन में रह गया 3 रह गया था, 5 रह गया था और 70 रह गया था। क्लियर? और क्या रहा इधर? इधर ये वाला 2 रह गया था और इधर यह 23 रह गया था। क्लियर? अब इन सब का हम कर ले मल्टीप्लाई। इन सब का कर लेते हैं मल्टीप्लाई तो क्या आने वाला है वो समझे। देखिए हम ही करते हैं मल्टीप्लाई। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 6 और 6 कैसे में करेंगे कितना हो जाएगा यानी कि 6 का करेंगे 5 में तो 30 और 30 का 17 में तो 30 का गुणा कर लो 17 में 17 का 0 और 17 तिया 51 यानी कि 510। अभी कितना रह गया 2 का गुणा करोगे इसमें तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1020। ठीक है? अब 23 का भी गुणा कर लो। 23 का 0 में करोगे 0, 23 दूनी 46 का 6 यहां से लाएगा 4 और ये आ जाएगा तुम्हारा 4 और 23 एकन 23 यानी कि 23,460। 23,460 आ गया। ये आ गया हमारा एलसीएम। ठीक है? हमने एलसीएम भी निकाल लिया और एचसीएफ भी निकाल लिया। तो करना क्या है? अभी जांच करनी है तो जांच कर लेते हैं। जांच कैसे करेंगे? जांच करते हैं यहाँ पर। तो जांच के लिए हम लिख लेते हैं जांच कर रहे हैं और जांच में लिखा था कि दोनों संख्याओं का गुणा। तो मैं लिख लेता हूं यहाँ पर n1 मल्टीप्लाई n2 यानी कि नंबर 1 मल्टीप्लाई नंबर 2। ठीक है? शॉर्ट में लिख लिया है। और HCF गुणा में LCM। क्लियर? तो यहाँ पे दोनों संख्या का गुणा करके देख लेते हैं क्या हमारी जांच ठीक आ रही है। ठीक है? पहली संख्या है 510 और दूसरी है हमारी 92। एचसीएफ क्या है? एचसीएफ आया हमारा
2 और एलसीएम आया हमारा कितना 23,460। ठीक है, दोनों की तरफ मल्टीप्लाई करते हैं क्या, दोनों साइड बराबर आती हैं, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह करना है। तो यहाँ पे समझे कितने का गुणा करना है, 510 का करना है 92 में, करके देख ले। तो यहाँ आ जाएगा आपका 2 से देंगे 0 और 1 सॉरी 2 2 जा 2 1 जा 2 और इधर आ जाएगा 10। क्लियर। तो 9 से देते हैं, 9 से फिर से यहाँ पर 0, यहाँ आएगा आपका 0 और इधर हो जाएगा 9 1 9 और 9 5 45, यानी कि 02964, यानी कि 46,920। ये आया आपका 46,920। इधर भी आप गुणा करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा आपका 46,920। दोनों साइड इक्वल आ गई है, तो हम कह सकते हैं कि हमारी जांच बिल्कुल सत्य है। हमने एचसीएफ और एलसीएम जो दोनों निकाला है वो बिल्कुल सही है। और अब यह थर्ड वाला क्वेश्चन रहेगा, इसको आप करोगे होमवर्क में, ये कंप्लीट हो चुका है। यहाँ क्वेश्चन कर सकोगे। तीसरे वाले क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना। सिंपल सी चीज है, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना। तो यहाँ पर ज्ञात करते हैं पहले वाले को 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ। तो अभाज्य गुणनखंड करना सबको आ गया है। तो 12 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा हम कर लेते हैं। 2 से 2 के डिवाइड कितना आएगा 6, फिर 2 के 2 से कितना आ जाएगा 3 और 3 से 2 के, ठीक है। तो 12 का जो गुणनखंड आया हुआ है 2 गुणा में 3। 15 का निकालते हैं। 15 का जो गुणनखंड होता है तो 2 से जाएगा नहीं, 3 से देना होगा, 3 से जाएगा 5 टाइम और 5 से 1 टाइम, यानी कि 15 का जो गुणनखंड आया वो 3 गुणा में 5। तो मैं लिखा 3 गुणा में 5 15 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो अभी जो हमारी संख्या रहेगी 21, इसका भी निकालना है, इसका भी आप निकालेंगे। तो 21 में जाएगा सबसे पहले 3 से 7 टाइम और 7 से 1 टाइम, यानी 21 का जो फैक्टर होगा वो हो जाएगा 3 × 7, यानी कि आया 3 × 7। तो अभी निकालते हैं इसका एलसीएम और एचसीएफ, क्या और कैसे निकाला जाएगा। तो यहाँ समझते हैं, निकाला हमने एचसीएफ। एचसीएफ जो तीनों में कॉमन हो, तो यहाँ पर आपको 3 दिख रहा है, यहाँ पर भी 3 दिख रहा है और यहाँ पर भी, तीनों में 3 दिखा तो आपने 3 लिख दिया, यही हो जाएगा एचसीएफ। निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या होगा, जो मिल गया उसे रख लो और जो रह गया उसे भी। तो क्या मिल गया था हमें एचसीएफ में, 3 तो मिल ही गया था। 3 के बाद 2 × 2, तो 2 × 2, फिर क्या रह गया 5 × 7। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं सबका, वही हो जाएगा हमारा एलसीएम। 3 का गुणा 2 में करेंगे 6, 6 का 2 में करेंगे 12 और 12 का 5 में करेंगे 60 और 60 का जब 7 में कर देंगे तो आ जाएगा आपका 420। यानी कि इसको हम सॉल्व कर चुके हैं और हमारा एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमने निकाल चुके हैं। आइए सेकंड वाले को करते हैं। सेकंड वाला क्या है, सेकंड वाले में जो हमारी संख्या है वो है 17, 23 और 29। इनके अभाज्य गुणनखंड करते हैं और अभाज्य गुणनखंड करके हम इनका भी एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। लिखते हैं अभाज्य गुणनखंड। सत्रह का अभाज्य गुणनखंड, 23 का अभाज्य गुणनखंड और 29 का अभाज्य गुणनखंड। 17 का अभाज्य गुणनखंड होगा, 17 अपने आप में एक अभाज्य संख्या है, आपको पता है। तो 17 का हो जाएगा 1 × 17, यानी या तो खुद से या फिर 17, यानी 2 ही मल्टीप्लाई होंगे, यानी कि 2 ही इसके गुणनखंड हो जाएंगे। 23 का क्या होगा 1 × 23, यानी कि 1 गुणा में 23, और 29 भी एक अभाज्य संख्या है, तो ये भी 1 × यानी इसके अभाज्य गुणनखंड ये आ गए हमारे सामने। अब क्या करते हैं, हम करते हैं इसका एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ और एलसीएम। एलसीएम तो यहाँ पर एचसीएफ का लिए मैंने कहा था कि जो तीनों में कॉमन हो, यहाँ पर तो हमें क्या दिख रहा है 1 1 1, तीनों में जो कॉमन दिख रहा है वो क्या है 1। तो तीनों में कॉमन देखा 1, तो 1 हो गया हमारा एचसीएफ। एलसीएम यानी कि जो मिल गया उसको भी रख लो और जो रह गया उसको भी।
तो यहाँ रख लोगे 1 और 1 के बाद ऊपर वाले फैक्टर में यानी 17 के गुणनखंड में रह गया था 17 और 23 के गुणनखंड में रह गया था 23 और 29 के गुणनखंड में 29। अब कर दो सबका गुणा, इन तीनों का आप कर दो गुणा, गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 11,339, यानी कि ये हमारा गुणा करने के बाद आ जाएगा। तो ये दो क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, दो क्वेश्चन मैंने करा दिए और इसके बाद हम ये तीसरा वाला क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में करेंगे और इसके बाद हम चौथे नंबर क्वेश्चन पे आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया गया है, HCF 306,657 का HCF हमको 9 दे रखा दिया है, LCM 306 और 657 का ज्ञात करना है। हमें HCF दिया है, LCM ज्ञात करना है। तो अब आगे देखते हैं। तो सबसे पहले जो दिया है मैं उसको लिख लेता हूं। मैंने लिखा दिया है मुझे HCF दे रखा है 306,657 का HCF जो दिया है मुझे 9 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमें इनके अभाज्य गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, हम जानते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणा में LCM के। तो हम करेंगे क्या, हमें दोनों संख्याएं मालूम है तो उनका गुणा कर देंगे, LCM हमें 9 मालूम है तो 9 रख देंगे, तो रहा क्या LCM से निकाल देंगे। तो दोनों संख्याएं क्या हैं, दोनों संख्याएं हैं आपकी, एक संख्या है आपके सामने 306 और दूसरी है आपकी 657। HCF दे रखा है इसका 9 और निकालना है LCM। क्लियर, करोगे क्या, यहाँ ये मल्टीप्लाई में दे रखा है, यानी कि LCM के गुणा में दे रखा है 9, और गुणा वाली चीज कहाँ जाती है, बटे में। तो हम रखेंगे यहाँ पर 306 गुणा में 657 बटे में 9, तो बराबर में रह जाएगा आपका LCM। अब इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, आगे निकल आया कैसे, 9 से हम इसको कैंसिल करेंगे, 9 से जाएगा 9 3 27, 3 बार और बचेगा कितना 3, इधर आ जाएगा 36 और 36 में जाएगा 4। नहीं, अब 34 का गुणा कर दें आप 657 से तो आपका निकल आएगा LCM। तो गुणा करेंगे दोनों का, तो गुणा करने पर आएगा 22,338 LCM। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर हुआ वो हो गया 22,000, कितना हो गया 22,338 LCM। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर, तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n का अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। तो कहा गया है कि किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n लगा हुआ है, तो यहाँ पर ऐसी कौन सी प्राकृतिक संख्या रखें कि यह संख्या 0 पर, यानी इसका लास्ट अंक क्या आ जाए 0। तो यहाँ पर हम समझते हैं इस चीज को। तो मैंने कहा कि कोई भी संख्या 0, सबसे पहले 0 किस संख्या में आया, तो वो 10 में आया। तो यहाँ पर हमें अगर ये बात तो समझ में आ गई है तो हम लिखेंगे कोई संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है तो वह 10 से विभाजित होगी। या वह 2 और 5 से विभाजित होगी, 2 और 5 से विभाजित होगी। तो हमें यहाँ पर ये बात समझ में आ गई है कि कोई संख्या अगर 0 पर समाप्त होती है तो वो 10 से विभाजित होती है, क्योंकि पहली संख्या जिसमें 0 आता है वो 10 होती है। और मैंने कहा 10 से विभाजित होगी तो 2 और 5 से भी विभाजित होगी। क्यों, क्योंकि 10 का गुणनखंड, क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि 10 का जो गुणनखंड होता है वह होता है 2 मल्टीप्लाई होता है। जो संख्या 10 से विभाजित हो सकती है तो उसके गुणनखंड से भी विभाजित होगी। तो हमें यहाँ ये चीज समझ में आ गई है।
अब आप आगे समझेंगे। मैं यहाँ पर दिया गया है 6 की पावर n, तो मैं लिखता हूं 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड। तो 6 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? सबको पता है कि हम 6 का अभाज्य गुणनखंड ऐसे लिख सकते हैं 2 × 3, और पावर कितना लगा है 6, तो हम इसके ऊपर सॉरी पावर लगा हुआ है n, तो हमने लगा दिया। क्लियर? और भी इसे कुछ लिख सकते हैं, इसको हम और सॉल्व करके लिखें तो क्या होगा, 2 के ऊपर भी n आ जाएगा और 3 के ऊपर भी n आ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ हमारे समझ में आ गया कि जो 6 के अभाज्य गुणनखंड होंगे वो 2 की पावर n गुणा में 3 की पावर n होंगे। तो आपको एक बात समझ में आई, मैंने कहा था कोई संख्या अगर 0 पे समाप्त होती है तो कब? जब वह संख्या 2 और 5 से विभाजित हो। लेकिन 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, और 5 नहीं होगा तो वह 0 पे समाप्त नहीं होगी। लिखेंगे अतः 6 की पावर n 5 से विभाजित नहीं है, 5 से विभाजित नहीं है। तो आप लिख दोगे इसलिए 6 की पावर n किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगी। क्या आपको समझ में आया? तो मैंने यहाँ पर चीजें बता दी हैं कि क्यों 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है? व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13, और ये क्वेश्चन दूसरा है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं क्यों? तो आप मुझे बताओ भाज्य संख्याएं, कोई भी संख्या भाज्य कब होती है? तो कोई संख्या भाज्य जब होती है जब उसके गुणनखंड 2 से अधिक हो, यानी कि उसके जो भाजक हैं वो 2 से अधिक होने चाहिए। तो हमें इन संख्याओं को चेक करते हैं क्या है। तो मैं लिखते हैं, पहले हमें स्टार्ट करते हैं कैसे करना है। भाज्य संख्याओं के 2 से अधिक क्या होते हैं? 2 से अधिक भाजक होते हैं। भाजक होते हैं या गुणनखंड होते हैं, यानी कि जो भाज्य संख्या होगी वो 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित होगी। तो इस संख्या को देखते हैं, जो दी गई संख्या है हमारी, पहली संख्या ये है और दूसरी वाली ये है। आपसे 2 क्वेश्चन पूछेंगे किसी का, देखते हैं। दी गई संख्या तो दी गई संख्या है हमारे पास 7 × 11 × 13 + 13 ये। तो देखते हैं क्या इसके गुणनखंड 2 से अधिक हैं। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि यह मल्टीप्लाई में यहाँ से यहाँ तक और ये लगा प्लस का। हम जानते हैं कि जब भी किसी भी संख्या में से कॉमन लेते हैं तो प्लस या माइनस का चिन्ह उनके बीच में लगा होना चाहिए। तो हमने देखा यहाँ से यहाँ तक कोई भी ना तो प्लस का चिन्ह था ना तो माइनस का, लेकिन इसके बाद ये है। तो इन दोनों, यानी कि ये तो एक ही संख्या पूरी की पूरी मल्टीप्लाई में लिखी हुई है, और इसमें से हम कुछ कॉमन निकाल सकते हैं जो कि दोनों में हो। इधर भी 13 दिख रहा है, इधर भी 13, तो मैंने यहाँ से निकाल लिया 13 कॉमन। तो क्या आएगा यहाँ पर? 13 कॉमन निकाला तो बच गया 7 × 11, और 13 निकाल लिया तो क्या बचेगा 1 प्लस 13 निकाल लिया तो यहाँ पर भी क्या बचेगा 1। क्लियर? आगे चलते हैं। यहाँ क्या होगा 13, इनका कर लो मल्टीप्लाई, यानी कि 7 का गुणा जब 11 में करोगे तो हो जाएगा 77, और 77 में 1 जोड़ो, 77 में जब 1 का गुणा करोगे तो ये रहेगा 77, और प्लस में क्या है 1। जोड़ सूत्र कहता है कि पहले गुणा उसके बाद जोड़, तो पहले हमने गुणा कर लिया उसके बाद अब जोड़ेंगे। तो आगे समझते हैं। ये है हमारा 13, इन दोनों को जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 78। 13 और 78 का कर दो गुणा। गुणा तो मैं करना नहीं, क्यों नहीं करना समझो। हमें पूछा गया है कि संख्या हमारी कैसी है, भाज्य क्यों है, तो हम बताने वाले हैं। अगर यह भाज्य संख्या है तो देखो, एक तो इसका गुणनखंड हो गया 13 और दूसरा को क्या हो जाएगा 78, और एक तो सबका होता ही है। तो इस संख्या के गुणनखंड क्या हो गए 2 से अधिक,
यानी कि एक तो समय होता ही है, तो यहाँ पर लिख दें हम, एक और लिख देंगे, यानी कि यहाँ लिख देते हैं अथवा इस संख्या के भाजक क्या हो जाएंगे, एक तो 13 हो जाएगा आपका, दूसरा 78 है और एक हो जाएगा, और 78 में से मल्टीप्लाई करोगे यानी यहाँ से तो और भी मिल जाएंगे हमें। तो कहने का मतलब 2 से अधिक हो गए, यानी कि इस संख्या के भाजक 2 से अधिक हैं, इसलिए संख्या भाज्य है। तो समझ में आ गया यह संख्या भाज्य क्यों है, कि इसके गुणनखंड क्या है, इसके गुणनखंड की संख्या को 2 से अधिक है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। तो ये कंप्लीट हो चुका है, इसका सेकंड पार्ट आप अपने आप कर लेंगे। और 7 तो देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इस लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इसमें किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ, कोई खेल का मैदान है उसके चारों ओर क्या है, वृत्ताकार पथ है जिस पर दौड़ने के लिए जो पथ होता है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभ स्थान पर मिलेंगे। तो कितने समय बाद मिलेंगे, तो यहाँ पर हमें एक चीज समझनी है कि वो दोनों एक ही स्थान से तो दौड़ना स्टार्ट कर रहे हैं, दोनों लोग एक ही स्थान से एक ही समय पर। तो यहाँ पर समझना ये है कि दोनों एक ही स्थान से चलना स्टार्ट किए तो क्या होगा, यानी कि इसको 18 मिनट लगे, इसको 12 लगे। तो दोनों संख्याओं के अगर हम एलसीएम निकाल लें तो वो कम से कम समय होगा जिसमें वो मिल पाएंगे। तो हम क्वेश्चन को कैसे करना है वो समझे। लिखते हैं कि रवि को चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं, जबकि सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। रवि को 12 मिनट लगते हैं और सोनिया को कितने लगते हैं, 18। ठीक है, ये हमें दे रखा है कि सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और रवि को 12 मिनट लगते हैं। फिर कि वे एक समय के बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। वह समय किसका, 12 तथा 18 का एलसीएम होगा। यह ऐसे स्टार्ट करना है आपको क्वेश्चन। तो 12 और 18 का हमें एलसीएम लेना है। किसी भी संख्या का एलसीएम लेने के लिए मैंने बता रखा है, इतने सारे क्वेश्चन कराए तो उनका गुणनखंड करें और गुणनखंड करने के बाद आप उसका एलसीएम निकाल सकते हैं। तो मैंने लिखा 12 का गुणनखंड क्या होगा, तो 12 को हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3, क्लियर। 18 का गुणनखंड किया तो 18 का हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई 3 निकालना क्या है, एलसीएम। तो एलसीएम क्या आएगा, मैंने लिखा एलसीएम जो मिल जाए उसको भी ले लो, जो रह जाए उसको भी ले लो। तो देखो 3 तो ये मिल गया मुझे, ऊपर भी और नीचे भी, 2 ये मिल गया तो मैंने 2 लिख दिया और 3 लिख दिया, रह गया ऊपर वाली लाइन में ये वाला 2 रह गया और इस वाली लाइन में ये 3 रह गया। सबका मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करोगे, गुणा करोगे इनका, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 3 36, यानी कि जो 36 आया यही अधिक से अधिक कम से कम समय होगा जिसमें वो दोनों एक ही स्थान पर प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यानी कि 36 मिनट। यहां लिख देंगे अतः रवि तथा सोनिया प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद
मिलेंगे। तो ये था आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन और हम सभी क्वेश्चनों को कर चुके हैं। आशा करते हैं कि आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे और इनको आप अगर कोई क्वेश्चन कम समझ में आया हो तो वीडियो को रिवर्स में देख सकते हैं और इसके बाद हम करने वाले नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि इसका वीडियो आपको कल मिल जाएगा, एक्सरसाइज 1.2 का।